नमस्कार। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी। पिछले लेक्चर में हमने प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी को परिभाषित किया था। इसकी परिभाषा को देने के पश्चात हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला था विकृति यानी कि स्ट्रेन। तत्पश्चात हमने पढ़ा प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स या डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड एक नियम है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। ये नियम हुक के द्वारा दिया गया था। तो जो टॉपिक हमारा बनेगा यहाँ पर वो टॉपिक हो गया हुक का नियम यानी कि व्हाट इज हुक्स लॉ। इस नियम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप कुछ छोटी क्लासेस में पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक व्हाट इज हुक्स लॉ यानी कि हुक का नियम क्या है। ईयर 1679 में साइंटिस्ट हुक ने प्रतिबल एवं विकृति के लिए प्रायोगिक आधार पर एक नियम बनाया था बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। इसके अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में मतलब विद इन द इलास्टिक लिमिट्स प्रतिबल उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। जो नियम है वो इस प्रकार से हम स्टेट कर सकते हैं that within the elastic limits stress is directly proportional to the strain। यानी प्रतिबल अनुक्रमानुपाती है विकृति के। जब हम लिखेंगे प्रतिबल लेफ्ट हैंड साइड में अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे और राइट हैंड साइड में लिख देंगे विकृति, तो इस चीज को हम रीराइट इस प्रकार भी कर सकते हैं प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति बराबर है एक कांस्टेंट या नियतांक। मान लीजिए इसको हम नोटेशन दे देते हैं ई का। तो फॉर्मूला हो गया प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति बराबर है ई। ये जो कांस्टेंट है नियतांक है ई, इसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। जब विकृति अनुदैर्ध्य होती है तो प्रत्यास्था गुणांक यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। जब विकृति आयतन में हो तो यह आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है एवं जब विकृति आकृति में हो तो यह दृढ़ता गुणांक कहलाता है। तो इस तरह से विकृति के हिसाब से ये कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं। इसको एक अरेंज्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अरेंज्ड फॉर्म में टेबल बनाएंगे। उसमें सबसे पहले ऊपर लिखेंगे विकृति, थोड़े से दूरी पर सेकंड नंबर पे लिखेंगे कि प्रत्यास्था गुणांक कौन सा है राइट हैंड साइड में जिसे हम कहेंगे। तो विकृति के नीचे हम लिखेंगे अनुदैर्ध्य पहले, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। अगर विकृति लॉन्गिट्यूडिनल है, अनुदैर्ध्य विकृति है, तो प्रत्यास्था गुणांक के नीचे हम लिख देंगे
यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसे हम यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो इसके लिए जो निशान नोटेशन हम यूज करेंगे वो हो जाएगा कैपिटल Y। अब विकृति के नीचे हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे आयतन, यानी कि वॉल्यूम की आयतन की विकृति यानी कि वॉल्यूम। तो प्रत्यास्था गुणांक के नीचे आप लिख सकते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जिसे हम कहेंगे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके लिए जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो होगा कैपिटल K। अंतिम यानी कि तीसरा, विकृति के नीचे हम लिखेंगे आकृति यानी कि शेप। तो प्रत्यास्था गुणांक के नीचे हमें लिखना है दृढ़ता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके लिए जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो होगा नीटा। आगे चलते हुए हम अब पढ़ेंगे कि यदि स्वतंत्र रूप से लटके किसी धातु के तार पर प्रयुक्त बल, या जिसे हम भार भी लिख सकते हैं, और विस्तरण यानी कि एक्सटेंशन के बीच एक ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा आती है। तो जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो आप देख लीजिए, इस प्रकार से होगा। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है भार, वाई एक्सिस पर हमने लिया है एक्सटेंशन या विस्तरण। तो जो सरल रेखा हमें मिलेगी वो इस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्स और वाई एक्सिस लेने के पश्चात ग्राफ एक सीधी रेखा में हमें प्राप्त होता है। यदि एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो बल के हटाने पर वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है और स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। इसके लिए जो ग्राफ हम आपको दिखाना चाहते हैं वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने प्रतिबल लिया है, जिसे हमने F का चिन्ह यूज किया है जिसमें, और y एक्सिस पर हमने लिया है विकृति विस्तरण। अब ये O माना, यहां से यहां तक गए हम, और जो बिंदु हमने बीच में लिए हैं वो एक तो इम्पोर्टेंट बिंदु होगा A, एक होगा L, एक होगा B, और फिर जब हम आगे जाएंगे इस तरह से कर्व हमें मिल रहा है, और इसके अंदर हमने दो बिंदु और चूज किए हैं N तथा C, और यहां पर मैंने प्रत्यास्था सीमा लिखी है जिसको मैं अभी डिफाइन करने वाली हूं। पहले आप ग्राफ को अच्छी तरह से देख लीजिए। जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो ये और इस तरह से आगे हमें मिलेगा। अगर हम इस चीज को एक्सटेंड कर दें, ज्वाइन कर दें यहां से, तो डॉटेड लाइन से हम इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिंदु P हो जाएगा, ये बिंदु O हो जाएगा। तो बिंदु P को हम बिंदु B से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें वक्र या ग्राफ प्राप्त होता है। पुनः मैं बता दूं कि यदि एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो बल के हटाने पर वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है। तो इस चीज को हम इस चित्र द्वारा दिखा सकते हैं, इस ग्राफ द्वारा दिखा सकते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर अलग अलग बिंदुओं को हम अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे हमें बहुत सारी डेफिनेशंस या टर्म्स प्राप्त होंगी। पुनश्च कहने की बात यह है कि यदि एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए तो बल के हटाने पर वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है
और स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। वस्तु की ये जो सीमा है इसे हम प्रत्यास्था सीमा कहते हैं, यानी कि दिस इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। इस इलास्टिक लिमिट को मैंने ग्राफ में भी दर्शाया था। यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है प्रत्यास्था सीमा। ये इलास्टिक लिमिट हम यहाँ से दिखा सकते हैं। ग्राफ के अंदर जब हम चित्र में दिखाएंगे तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, यदि प्रत्यास्थता सीमा के पश्चात भी वस्तु पर बाह्य बल को और भी अधिक बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जबकि बिना बल बढ़ाए, मतलब हम बल भी नहीं बढ़ा रहे हैं, वस्तु मान लीजिए कौन सी वस्तु हम लेंगे, तार ले लेते हैं। वस्तु जैसे कि तार, मतलब बिना बल बढ़ाए भी वस्तु की लंबाई में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। इस बिंदु को पराभव बिंदु कहते हैं। मतलब अगर हम यील्ड पॉइंट, पराभव बिंदु मतलब यील्ड पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो हमें इस प्रकार से उसकी परिभाषा देनी होगी। इस स्थिति के पश्चात प्रतिबल में काफी वृद्धि हो जाती है। नेचुरल है, वृद्धि होगी। और उसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि और अंततः तार जो है वो टूट जाता है, क्योंकि वस्तु हमने तार के फॉर्म में ली है तो हम तार को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, इस बिंदु, इस स्थिति के पश्चात जब प्रतिबल में काफी वृद्धि हो जाती है तो अंततः तार टूट जाता है। इस स्थिति C को विच्छेदन बिंदु या ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। C को मैंने ग्राफ में भी दर्शाया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पर, ये C है। तो C को हम ब्रेकिंग पॉइंट या विच्छेदन बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में तार पर लगने वाले प्रतिबल एवं विकृति को क्रमशः विच्छेदन प्रतिबल मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस एवं विच्छेदन विकृति मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेन कहते हैं। तो ये जो स्थिति हमने डिस्कस करी है, जिसे हम C बिंदु का नाम दे रहे हैं, यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स और मिलते हैं जिन्हें हम विच्छेदन प्रतिबल और विच्छेदन विकृति कहते हैं। कभी कभी बाह्य बल हटाने पर या हटा लेने पर वस्तु तत्काल अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है एवं कुछ समय पश्चात आती है। तुरंत नहीं आने के बदले उसको थोड़ा टाइम वहां पर लगता है। इसको हम प्रत्यास्थ श्रांति काल, जिसे हम कहेंगे इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ग्लास यानी कांच, स्वर्ण गोल्ड, क्वार्ट्ज सिल्वर या रजत आदि में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर आरोपित बाह्य बल में तेजी से कई बार परिवर्तन हो रहे हों तो वस्तु थोड़ी देर में प्रत्यास्था का गुण खो देती है। इसको लचक की थकान या इलास्टिक फटीग कहते हैं। यह प्रभाव अस्थायी होता है तथा कुछ समय पश्चात वस्तु पुनः प्रत्यास्थ हो जाती है। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु में विकृति प्रतिबल के साथ साथ परिवर्तित नहीं हो पाती है और पिछड़ जाती है। विकृति का प्रतिबल से पिछड़ना प्रत्यास्थता शैथिल्यता या इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। हिस्टेरेसिस हम फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस।
यानी कि प्रत्यास्था शैथिल्यता को हम यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी लटके हुए तार में भार बढ़ाते हुए उत्पन्न विकृति भार घटाते हुए उत्पन्न विकृति से भिन्न होती है। भार बढ़ाने व घटाने के पूर्ण चक्र में ऊर्जा का क्षय होता है। प्रत्यास्थता से संबंधित किसी भी प्रयोग में इसीलिए बढ़ाते भार व घटाते भार दोनों के लिए प्रेक्षण लिए जाते हैं। तो ये था व्हाट इज हुक्स लॉ। थैंक यू।